तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाई और बहनों को स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब आप कर देते हैं। दोस्तों, भारत को भी बांग्लादेश बनाने की सोच रहे हैं कांग्रेसी, आप कमेंट बॉक्स में उनको जवाब दे। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। बांग्लादेश कई पैरामीटर्स में इंडिया को पीछे छोड़ चुका है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? या छोड़ने वाला है। बांग्लादेश एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एग्जांपल सेट कर रहा है आज के दिन अपने नेबरिंग कंट्रीज पे कि कैसे रियलिटी में डेवलपमेंट करी जाती है। बांग्लादेश में हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। रहने वाले लोग ऑन एवरेज इंडियन से ज्यादा खुश हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मुझे क्या है, तुमसे जो पेमेंट लेनी थी ना उसकी फिक्र नहीं है मेरे को। पेमेंट इधर मेरे को क्या? अरे ले यार, पागल है? ऐसे सच्चे आशी की पेमेंट को मैं हाथ लगाऊं? ना रे, भगवान माफ करे, कभी नहीं। एक काम कर, इधर रखते भाई। अपने देश को आजाद हुए कितने साल हुए? नहीं मालूम। अपने देश में भाषाएं कितनी बोली जाती हैं? नहीं मालूम। हमारे देश की आबादी क्या है? नहीं मालूम। देश का राष्ट्रगीत क्या है? नहीं मालूम है। जब तुझे इस देश का इतिहास नहीं मालूम, भूगोल नहीं मालूम, कल्चर नहीं मालूम, अपने आप को नेता कहता है? एंटी इंडिया लिखो, प्रोपोगेंडा फैलाओ, प्रोपोगेंडा फैलाओ। प्रोपोगेंडा नहीं एल्विश, प्रोपेगेंडा होता है नहीं। हाँ, इंग्लिश में दो शब्द जिनकी प्रोनाउंसिएशन नहीं ध्रुव भैया, प्रोनाउंसिएशन होता है नहीं। हाँ हाँ हाँ। एक रास्ता है और अभी तक जो नजरें जो तस्वीरें आ रही ढाका से, ये अराजकता की तस्वीरें नहीं है। मैं उन लोगों से सहमत हूं कि जो आप देख रहे हैं कि कोई शेख हसीना के घर में घुस गया, कोई साड़ी का कबर्ड खोल रहा है, ये देखिए, ये सब तो होना ही है। लोग वहां के जो स्टूडेंट लोग हैं और लोग हैं, वो एक बहुत मुश्किल सिचुएशन से अभी अपने आप को उन्होंने फ्री किया है। तो लेकिन मारकाट, लूटमार, ये सब नजर कम से कम ऐसी तस्वीरें नहीं आ रही है। आग कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? की तस्वीरें, शायद एक आधा अवामी लीग के दफ्तरों को जलाया गया, लेकिन ये जो एनर्की ऑन द स्ट्रीट्स, जो chaos जो आज हम ब्रिटेन के स्ट्रीट्स में देख रहे हैं, ये यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है। तो क्राउड की अपनी लॉजिक है और एक पॉलिटिकल मूवमेंट की अपनी लॉजिक है, और आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से पीपल पावर एक ऐसी सरकार को हटा सकती है जो 5 महीने पहले ही दुनिया की नजरों में सो कॉल्ड एक चुनाव जीत के वहां पे आ गए। तो ये इससे मुझे लगता है कि बांग्लादेश के भविष्य के लिए हमको चिंतित नहीं होना चाहिए। एक वामपंथी कैसे पूरे देश में आग लगवा सकता है, इसका सबसे लेटेस्ट उदाहरण अगर देखना है तो बांग्लादेश के हालात को देख लीजिए। आज रवीश कुमार, ध्रुव राठी, आकाश बनर्जी जैसे लोगों के वीडियो उठाकर देखिए। सोशल मीडिया पर अरफा साइमा जुबैर की ट्वीट पढ़िए। इन सभी ट्वीट और वीडियो में आपको एक ही पैटर्न दिखाई देगा कि शेख हसीना डिक्टेटर है और ये जो हाथों में अपनी अम्मा का सामान लूट कर लेके जा रहे हैं वो सब क्रांतिकारी। सोचिए कि जिस आरक्षण को खत्म करवाने के लिए बांग्लादेश में छात्र आंदोलन शुरू हुआ था, उसकी बहाली शेख हसीना ने नहीं बल्कि हाईकोर्ट के जजों ने इस साल के जून महीने में की थी, जिसे शेख हसीना ने 2018 में खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही इसके खिलाफ आंदोलन शुरू हुए, शेख हसीना ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण बहाली के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाकर 7 अगस्त यानी कि आज की तारीख को तय कर दिया था। अब इससे पहले कि सब ठीक होता, आंदोलन में अराजकता फैलाने वाले लोगों को डाला गया। राठी एंड ग्रुप जैसे लोग जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, उनको तैयार किया गया। शेख हसीना डिक्टेटर है, नैरेटिव सेट किए गए और पूरी सोची समझी प्लानिंग के तहत बांग्लादेश में तख्तापलट कर दिया गया। सुना क्या? आप लोगों ने सुना क्या? मोदी की गारंटी, मोदी है तो सब मुमकिन है, मोदी है तो देश सुरक्षित है। पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं 400 पार, 400 पार। मजा आया कि पश्चिम बंगाल में भी वामपंथी उग्रवाद हुआ, लेकिन वहां पर ममता बनर्जी की सरकार वहां पर डेवलपमेंट का जो काम किया और ट्राइबल लड़कों को नौकरी दिया। सुनिए ना, उसके बाद सवाल क्या आपका? सर, सवाल यही है कि वहाँ केवल एक किशन जी को मानने पड़ा और अभी पश्चिम बंगाल में वामपंथी उग्रवाद बंद हो गया। मैं माननीय राष्ट्र मंत्री को, गृह मंत्री को पूछना चाहता हूँ कि क्या पश्चिम बंगाल का एग्जाम्पल वो स्टडी करेंगे और वही मॉडल सारा छत्तीसगढ़ दूसरे जगह में अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बताता है।
मान्यवर, किसी कोई भी राज्य अच्छा करे उसके उदाहरण को पूरे देश में लागू करने में नरेंद्र मोदी सरकार को कोई तकलीफ नहीं है, परंतु मैं मानता हूं कि देश का कोई राज्य नहीं चाहेगा कि पश्चिम बंगाल का मॉडल वहां अपनाया जाए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपनी जान बचाने के लिए अपना देश छोड़कर भाग निकली है और भारत के लिए रवाना हुई है, क्योंकि हजारों लोगों ने उनके आधिकारिक आवास पर धावा बोल दिया है। बांग्लादेश में दंगों के बाद तख्ता पलट हो गया है। 5 लाख लोग सड़कों पर उतर आए हैं और 400 से ज्यादा की मौतें हो चुकी है। इस्लाम में किसी महिला का शासन स्वीकार नहीं किया जा सकता। रजिया सुल्तान से लेकर बेनजीर भुट्टो का उदाहरण आपके सामने है। चाहे शेख हसीना कितनी ही सीट्स जीतकर सरकार बना ले, लेकिन कट्टरपंथियों के लिए उसका शासन स्वीकार करने लायक नहीं होगा। ये दीन को तरजीह देते हैं। सच तो ये है कि इसी कट्टरपन की वजह से मुसलमान भी मुसलमान पर भरोसा नहीं करते। खाड़ी देशों ने अपनी सेनाएं रखने के बजाय अपनी सुरक्षा का एग्रीमेंट अमेरिका से किया हुआ है कि इनका क्या भरोसा कब सत्ता पलट दे। वैसे ठीक ही है, धीरे धीरे ही सही लगभग सभी देश इस्लामिक कट्टरता से ऐसे ही परेशान रहे, तभी इनका इलाज निकाला जाएगा। देखिए भैया, अनुराग जी ने मुझसे पूछा कि मैं कौन जात का हूं। मैं उनको बताना चाहूंगा कि मैं मादर जात हूं और आपको और देशवासियों को मुझे जितनी गाली देनी है आप दे सकते हैं, क्योंकि मैं इसी लायक हूं। धन्यवाद। करो हाथ जोड़ के नमस्कार, मैं हूं आयुषी आपके साथ। क्या कांग्रेस चाहती है कि भारत के हालात भी बांग्लादेश जैसे हो जाएं? कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बयान दिया है कि भारत में भी हो सकते हैं बांग्लादेश जैसे हालात। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा भी यही भाषा बोल रहे हैं। श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी, भारत का नंबर है। दरअसल यही कांग्रेस का असली चेहरा है। इसके पहले भी सलमान खुर्शीद की भतीजी ने वोट जिहाद की बात करके वोट मांगे थे। एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं। राहुल गांधी अपने चुनावी भाषणों में भेदभाव की बात करके सेना को भड़काते हैं। जातीय जनगणना की बात करके दलित और आदिवासियों को भड़काना चाहते हैं। कभी कांग्रेस के नेता खालिस्तान समर्थकों के साथ खड़े दिखते हैं तो कभी रेसिज्म की वकालत करते। सवाल ये है कि क्या इस बार भी कांग्रेस खुर्शीद और वर्मा के बयान को पर्सनल बताकर पल्ला झाड़ लेगी या फिर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या इसे लूट कहा जा सकता है? कई जानकारों का कहना है कि यह लूट नहीं है, बल्कि जनता को आज एहसास हो रहा है कि उसे अधिकार, हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं, और शक्ति मिली है। यह तस्वीरें हमें प्राप्त हुई हैं। सोशल मीडिया में ऐसी अनेक तस्वीरें वायरल हैं। इस वक्त हालत यह है कि बांग्लादेश पूरी तरह से अनियंत्रित नजर आ रहा है। दुनिया के कई देशों में मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन को फॉर्म किया गया है। भारत के कई शहरों में मुस्लिम डॉक्टर्स ने अपना एसोसिएशन बनाया, जिसमें गुजरात के बड़ोदरा में बड़ोदरा मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन प्रमुख है। इनका अपना लोगो है जिसमें मस्जिद की मीनार है। इस एसोसिएशन से जुड़ने वाले सभी मुस्लिम डॉक्टर्स अपने हॉस्पिटल के बाहर बड़ोदरा मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन का लोगो लगाते हैं। इनकी अक्सर मीटिंग होती है जिसमें बताया जाता है कि आपको अपने धर्म के लिए क्या काम करना है। डॉक्टर रहते हुए आप किस तरह अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं और आपको मुस्लिम पेशेंट्स को प्रायोरिटी देनी है। इनकी अपनी एम्बुलेंस है जो मुस्लिम बस्तियों में जाकर उनके लिए काम करती है। अब सोचिए कि अगर हिंदू डॉक्टर्स एसोसिएशन बन जाए तो लेफ्टिस्ट को इससे सबसे पहले दिक्कत होगी। उनका सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उन डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन तुरंत रद्द कर देगा, लेकिन मुस्लिम एसोसिएशन पर ही चुप है। 23 जुलाई को ये लड़का एक वीडियो बनाता है और ये सिद्ध करने की कोशिश करता है कि शेख हसीना एक डिक्टेटर हैं और स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है। उसके ठीक 2 दिन बाद ये लड़का एक वीडियो बनाता है और ये सिद्ध करने की कोशिश करता है कि शेख हसीना एक डिक्टेटर हैं। और उसी दिन हर्ष मंडर, यहाँ का लेफ्टिस्ट, वो भी कहता है कि शेख हसीना एक डिक्टेटर हैं। जानबूझ करके एक वर्ड कॉइन किया गया, डिक्टेटर। ये पहले मोदी के साथ चिपकाया गया, फिर शेख हसीना के साथ चिपकाया गया और इस वक्त ये ट्रंप के साथ भी चलाया जा रहा है। कमला हैरिस कहती है कि अगर ट्रंप आ गई तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी, डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगी। यानी कि कोई एक इकोसिस्टम है जो वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अपना एजेंडा सिद्ध करने के लिए, जिसमें नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक देना है, चाहे वो मोदी हो, हसीना हो, चाहे ट्रंप हो, चाहे कोई और हो। और इन सब में मदद करते हैं ऐसे बिकाऊ लोग जो समय समय पर इस तरह के वीडियो बना करके लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं और वीडियोस में और अपने ट्वीट्स में बताते हैं कि जिस दिन लोगों ने ठान ली उस दिन डिक्टेटर का यही हाल करेंगे। भारत में बैठे हुए लोग भी इस बात की धमकी दे रहे हैं कि हर डिक्टेटर के साथ ऐसा ही होता है। यानी कि इनडायरेक्टली वो बात कहने की कोशिश की जा रही है कि मोदी के साथ भी ऐसा हो सकता है। ये वो लोग हैं जो भारत में बैठ के अंदर अंदर भारत को खोखला कर रहे हैं और इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ वो सही हुआ। ये इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ आज हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। और ये इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि जिस नेता को बांग्लादेश के लोगों ने 2/3 बहुमत से जीत करके वहां बिठाया कुर्सी पर, वो तो डिक्टेटर है, लेकिन आर्मी ने जो वहां पर coup कर लिया है वो बहुत बड़ा लोकतंत्र है। इन सबकी मानसिकता आप जानिए। और जो सेलिब्रिटी थे ना फिल्मों वाले, जो कह रहे थे ऑल आइज ऑन रफा, अब एक भी सेलिब्रिटी ऐसा नहीं है जो ये बोल रहा हो कि ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू। ये होता है दोहरापन, ये होता है नैरेटिव और ये होता है बिकाऊपन। डिजास्टर सारे नेचुरल नहीं होते हैं, कुछ मैन मेड भी होते हैं। एक डिससैटिस्फाइड और ब्रेन वॉश भीड़ किसी तूफान से कम नहीं होती। इसे हैंडल करने के लिए लीडर शुड बी मास्टर इन डिजास्टर मैनेजमेंट। बांग्लादेश में रिजर्वेशन हटाने की डिमांड के पीछे एक्चुअल मकसद था तख्ता पलट। भारत में भी ऐसी सिचुएशन देखी गई है। याद कीजिए, बांग्लादेश के स्टूडेंट प्रोटेस्ट और इंडिया के फार्मर प्रोटेस्ट में काफी सिमिलैरिटीज हैं। दोनों अरे बाप रे,
ये तो धोती खोल रहा है। प्रोटेस्ट की डिमांड्स मान ली गई थी, पर असली मकसद बदल गया। इंडिया में फार्मर्स ने मिनिस्टर्स के रेजिग्नेशन और एमएसपी की डिमांड की, जबकि बांग्लादेश में स्टूडेंट ने लीडर के रेजिग्नेशन की डिमांड की। दोनों प्रोटेस्ट के पीछे फॉरेन पावर्स का हाथ था। अगर कुछ अलग ही था तो वो थी लीडरशिप। पीएम मोदी ने समझदारी से काम लिया, जबकि शेख हसीना ने कन्फ्रंटेशन का रास्ता अपनाया। इंडियन गवर्नमेंट के स्ट्रैटेजिक एफर्ट ने भारत में डेमोक्रेसी को सुरक्षित रखा। यही है एक मजबूत लीडरशिप की इम्पोर्टेंस। सलमान खुर्शीद भी भारत में अराजकता फैलाना चाहते हैं। सलमान खुर्शीद ने कहा कि यहाँ चीजें वैसे प्रसारित नहीं हो पाती जैसे बांग्लादेश में हुई। तो बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि भारत में भी बांग्लादेश जैसा हाल हो सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हराम से की है। किससे जोड़ूं? मुझे बता दें किससे जोड़ूं? बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो। ये पूरा कास्ट सेंसस, जाति का जनगणना, ये सारी जातियां, ये ख्याल राहुल बाबा के मन में कब आया होगा? 2023 से पहले तो हम उनके मुंह से नहीं सुनते थे। 2019 का चुनाव तो उन्होंने जाति जनगणना के नाम पे नहीं लड़ा, 14 भी नहीं लड़ा। 50 चुनाव उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हार गई, कभी उन्होंने जाति की बात नहीं करी। पर ये जो हथियार है, ये 2023 में उनके हाथ में आया। और कोई भी बात अगर किसी नेता के द्वारा बोली जाती है तो उसके कुछ तो आधार हो सकते हैं। या तो कोई हिस्ट्री होगी कि उनकी पार्टी की, उनके पहले उठाने की, पार्टी की कोई पॉलिसी होगी, या परिवार की कोई बात होगी। अब परिवार में तो पढ़नाना पत्र लिखा करते थे सभी मुख्यमंत्रियों को कि अगर इस देश में दलितों का आरक्षण दे दिया गया तो ये क्वालिटी घट जाएगी देश की। उनकी दादी कहा करती थी ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। उनके पिताजी कहा करते थे कि ये पिछड़े वर्ग वाले बुद्धू हैं। जब परिवार की ऐसी हिस्ट्री है तो ख्याल उनके मन में नहीं आ सकता। अब पार्टी की नीति भी ऐसी नहीं रही। पार्टी की नीति तो एमयू से, जामिया से आरक्षण छीनने वाली रही। पार्टी की नीति तो कर्नाटक में, तेलंगाना में आरक्षण छीनने वाली रही। पार्टी की नीति तो काका कालेलकर कमीशन को रोकने वाली, मंडल कमीशन को रोकने वाली, एनसीबीसी को अधिकार ना देने वाली। फिर क्या ऐसी बात है कि राहुल गांधी को 2013 के बाद लगा, 2023 के बाद लगा कि मुझे बात उठानी चाहिए? अंजना जी, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है जो कांग्रेस पार्टी और पूरी इनकी जो जमात एक इकोसिस्टम। ये गैर कानूनी स्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है, जिसको कुछ लोग मस्जिद कह रहे हैं, कोई मदरसा कह रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है। ये क्यों तोड़ा जा रहा है? इस पर सवाल उठाने वाले लोग इस पर पहले सवाल क्यों नहीं बिठाते? पूछते हैं कि आखिर संरक्षित क्षेत्र के ऊपर, एएसआई के अंडर आने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के इस विशाल गढ़ के ऊपर ये गैर कानूनी स्ट्रक्चर बना कैसे? ये तोड़ क्यों रहे? इस पर प्रश्न पूछने के पहले प्रश्न ये पूछा जाना चाहिए कि बना कैसे? इतना सीमेंट, इतनी ईंटें आई कहां से? ये हरा रंग लगा कैसे? ये जीप यहां पर कैसे आई? गाड़ी कैसे आई? इतना बड़ा यही नहीं, अभी और सुनिए, निर्माण कैसे हुआ? ये पूछना पहला नंबर है। उसके बाद ये तोड़ा क्यों गया ये पूछा जा सकता है, लेकिन ये तोड़ा ही नहीं जाता अगर ये नहीं बनता। ये तोड़ा ही नहीं जाता अगर इस समय पर सरकार ने तोड़ा होता। ये तोड़ा ही नहीं जाता अगर समय पर महाराष्ट्र के न्यायालय ने इसको बचाया नहीं होता। विशालगढ़ के इस कलंक को तोड़ने के बाद, तोड़ने वालों को अपराधी ठहराने के पहले, ये बनने बनाने वाले और इसको बचाने वाले अपराधी है। घंटे को एक जैकेट चेंज करते हो, 1 घंटे को एक शर्ट चेंज करते हो, जहां गए वहां का पेस लगाते हो, जहां गए वहां का गमछा पहन लेके वोट के लिए दिखावा करते हैं। हम वैसे नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही हैं। इस गाड़ी में जाएंगे वहां तक, इस गाड़ी में वहां तक जाएंगे, इतना पैदल नहीं चलते नेताजी। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है, ओरा के सिरा पर नहीं रीच बली है। बांग्लादेश के छात्र आंदोलन में कब जमाते इस्लामी के कट्टरपंथी प्यादे घुस गए ये पता ही न चला। विदेशों से फंडिंग होने के इल्जामात हल्के में मत लीजिएगा। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने पर उन्हें तानाशाह और भगौड़ा कहने से पहले ये तस्वीरें देख लीजिए। इनफैक्ट इन तस्वीरों को अपने घर में फ्रेम करवा लेना चाहिए। ये लोग महिला के ब्रा, ब्लाउज, साड़ी तक नहीं छोड़ पाए, वो एक महिला को छोड़ देते। इनके चेहरों के हाव भाव को देखकर क्या लगता है आपको? आतंक ही आतंक।
है।